नाक में दम करके रखना चाहिए। ओके चलिए, अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट m is bent into an arc so that the angle at the center of the arc is theta। ये वाला कर चुके थे ना भाई साहब हम। ओके ई क्या हो गया? When two magnets, आपके यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं देखो, m1 and m2 are kept touching each other at theta। तो आपका m1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है बेसिकली। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? qm into 2l। ठीक है चलिए, 1 घंटा। ओके ठीक है। When two magnets of magnetic moments m1 and m2 are kept touching at an angle theta like poles touching each other, then the resultant magnetic moment कितना हो जाएगा? ठीक है। सो लेट्स से आपका यहाँ पे देखो एक मैग्नेट है और ये वाला दूसरा मैग्नेट है, इनके बीच में ये जो पोल्स की टचिंग हो रही है, इस एंगल को अगर हम देखें तो दिस एंगल इज हाउ मच? थीटा। मतलब हमने इनके पोल्स को टच किया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला आपका पोल है दिस वन एंड दिस वन हैज बीन टच्ड, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। क्लियर है? ये आपका m1 और m2 ये क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है, दे आर विद एन एंगल थीटा। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका m डैश है, बेसिकली m1 नहीं है। m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या हैं आपके? ये मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आपका? एक वेक्टर है। ठीक है, इज मैग्नेटिक मोमेंट अ वेक्टर? तो आपके दो वेक्टर्स में दो वेक्टर्स हैं, देखो यहाँ पे वेक्टर ए है और वेक्टर बी, और ये आपका एंगल थीटा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 11 घंटा। क्या मेरा ब्याह आया नहीं तू? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इतना मत पढ़ भाई साहब, मैं सबको बोल रहा हूँ पढ़ पढ़, तेरे को बोल रहा हूँ मत पढ़। रिजल्टेंट नहीं बता पा रहा है दो वेक्टर्स का विच आर इंक्लाइंड एंगल थीटा। रिजल्टेंट विल बी हाउ मच? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। ठीक है, 2ab cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा हुआ है आपने जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है भाई साहब? m1 है। दूसरे मैग्नेट को आपने ऐसा रखा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भाई साहब? m2 है। दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई साहब? थीटा का है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली दीज आर वेक्टर्स। ठीक है, दीज आर वेक्टर्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? r की वैल्यू हो जाएगी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा, 2m1 m2 cos थीटा। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये रिजल्टेंट कहां पे होगा? आई पूजा, ये रिजल्टेंट कहां पे होगा? वेयर विल इट बी? हाँ देखो, इन दोनों के बीच में होता है ना आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, इन दोनों के बीच में आपका भाई साहब रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म है ये इन दोनों के बीच में हो जाएगा। आर बी क्लियर? क्लियर क्लियर। ठीक है, ओके। सो तो आपका भाई साहब ये दो मैग्नेट्स हैं विच हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स m1 एंड m2। दीज मैग्नेट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा व्हेन टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 एंड m2 आर केप्ट एट एन एंगल थीटा विद अनलाइक पोल्स टचिंग ईच अदर। यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, अनलाइक पोल्स। क्यों अनलाइक पोल्स? व्हाई अनलाइक पोल्स? हाँ न रिपेल रिपेल से कोई मतलब नहीं। हाँ वो नहीं, अट्रैक्शन रिपल्शन छोड़ दो। एक जन बोल रहा है सेम होगा, नहीं, अट्रैक्शन रिपल्शन छोड़ दो। बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। यहां पे देखो दिया हुआ है ना, व्हेन टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 m2 आर केप्ट विद एंगल थीटा विद अनलाइक पोल्स टचिंग ईच अदर। हाँ नहीं, रिपल्शन अट्रैक्शन छोड़ो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूं उसमें जब तक तुम अपना दिमाग लगा के रखोगे, यहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन से कोई मतलब नहीं है। वेक्टर समझो, वेक्टर में मैंने आपको क्या बोला भाई साहब? ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ए और बी। यहां पे वेक्टर कौन है? यहां पे वेक्टर कौन है? m1 और m2 क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है? साउथ से नॉर्थ। ठीक है, साउथ से ईस्ट। अरे बाप रे, 11 नहीं भाई साहब, तुम 13 घंटे पढ़ते हो। साउथ से नॉर्थ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ। भाई साहब मत पढ़ इतना, मैं लाइव बोल रहा हूं भाई साहब, ऐसे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, इतना मत पढ़, देश बर्बाद हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ से नॉर्थ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है?
तभी तो ये वेक्टर होगा, ओनली देन इट विल बी अ वेक्टर। भाई अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट ले रहे हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ, अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ रख दिया तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन रिपल्शन छोड़ो, नॉर्थ और साउथ रख दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ। तब आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। आर वी गेटिंग दिस पीपल? तब इस तरह ऐसा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे साउथ और साउथ रख रहे हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ और इस तरफ, तभी जाकर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ रख दिया और इधर साउथ रख दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ, तब इसके बीच में कौन सा एंगल आ जाएगा, 180 माइनस थीटा वाला एंगल आ जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अट्रैक्शन रिपल्शन हम बाद में डील कर लेंगे, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि वेक्टर ले रहे हैं हम भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट को। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। तो आपका देखो यहाँ पे देखो, जैसे हमने किया अभी, देखो ये नॉर्थ है साउथ है, अभी आपने क्या कर दिया, साउथ और नॉर्थ ले लिया, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ इधर जा रहा है और साउथ से नॉर्थ इधर जा रहा है, तो देखो अभी एंगल कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अगर तुमने लाइक पोल्स रखा तो तुम्हारा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा होगा। अगर तुमने अनलाइक पोल्स को रखा, क्योंकि ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों में क्या डायरेक्शन हो जाएगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ये अगर थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अगर भाई साहब लाइक पोल्स है तो आपका होगा cos थीटा, अनलाइक पोल्स को अगर आपने रखा है तो m1 m2 cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका भाई साहब होता है पॉजिटिव, नहीं माइनस, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2m1 m2 cos थीटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम, ठीक है। सो आपका इधर कितना आ जाएगा, देखो 2m1 m2 cos थीटा। व्हाई? बिकॉज cos 180 माइनस थीटा गिव्स यू माइनस cos थीटा, ठीक है। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी भाई साहब जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये हमेशा किस टाइप के फोर्सेस पे लगेगा, जो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ऑलवेज, ठीक है, एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आपका F1 कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। म्यू बाई 4 पाई, म्यू यहां पे क्या है, परमिएबिलिटी, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स इज एक्सप्रेस्ड बाई, आइसोलेटेड मतलब यहां पे समझ लो नॉर्थ पोल है और यहां पे नॉर्थ पोल है, इनके बीच में रिपल्शन वाला फोर्स या अट्रैक्शन वाला फोर्स, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो फोर्स विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 सॉरी m1 m2 बाई डी का स्क्वायर, ऐसा एक सिस्टम वेयर म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द पोल्स। तो F को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷, m1 m2 हो गई आपकी क्या भाई साहब, m1 एंड m2 अपॉन डी का स्क्वायर व्हेन पोल्स आर इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। ये कब होगा भाई साहब, जब कोई और मीडियम में है, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 बाई m2 डी का स्क्वायर। देखो जैसे समझो मैंने ये एक मैग्नेट लिया और ये एक मैग्नेट लिया है और यहाँ पे बीच में हमने क्या रख दिया, एक बीकर रख दिया है, ठीक है। एक मैग्नेट लिया और एक लोहा लिया है लेट्स से, तो क्या ये मैग्नेट इस लोहे को अट्रैक्ट करेगा, करेगा, ठीक है। तो वो लोहा उस ग्लास में चिपकेगा, चिपक जाएगा भाई साहब, भले बीच में पानी हो, लेकिन पानी की वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो उसको आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखो बोला जाता है कि जहां पे भी 10,000 वोल्टेज का करंट है उससे दूर रहिए, और लिखा रहता है ना डेंजर साइन, क्यों, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी रहेगी, ठीक है। देयर विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म एज वेल। जस्ट वन मिनट, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आपका m1 m2 बाई डी का स्क्वायर। देखो ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है भाई साहब, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है आपका, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ किन फोर्सेस पे एप्लीकेबल होता है, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब भाई साहब क्या क्या, बोला 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 भाई साहब, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब बॉडीज के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है लेकिन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमने भाई साहब यूसुफ को मतलब एक पैराशूट से लैंडिंग करा दिया यहाँ पे 50 फीट ऊपर, ठीक है। ही विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, राइट। इज ही इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ, नो। सो दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ पे फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। आप देखो भाई साहब ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हो, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो भाई साहब, ठीक है। और क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स, देखो यही जो हम पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फोर्स भी तो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। अगर दो मैग्नेट्स को आपने टच भी नहीं होने दिया, दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, या रिपल्शन का या अट्रैक्शन का। सो विदाउट
the two bodies or magnets in actual contact with each other, will you find a force existent between them? Yes, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और बोलो भाई साहब और कौन सा फोर्स है? आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स आपका हो गया भाई साहब ये जो प्लस है, और इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है ऐसा घूम रहा है, ठीक है। एक आपका ये हो गया आपका न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन का घूमना इस पर डिपेंड कर रहा है? यस, ठीक है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आप जैसे समझ लो ये एक रस्सी में एक ईंटा को बांधकर, ठीक है, एक स्टोन को बांधकर आप घुमा रहे हैं। कब तक ये घूमेगा? मतलब जब तक आप सेंटर से फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। आपने इसको लुस-पुस कर दिया, वो भी लुस-पुस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी बॉडी टू बी मूविंग इन अ सर्कल। तो इसी तरह से भाई साहब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है। क्यों सर्कल में मूव कर रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? भाई साहब कोई धागा लगा हुआ है यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? इस प्लस और माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके वजह से आ रहा है, ठीक है। दिस फोर्स इज द वन विच इज मेकिंग द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। आप जैसे बोलोगे कि भाई साहब अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू क्यों घूम रहा है? सन के आजू बाजू इसलिए घूम रहा है क्योंकि भाई साहब अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ बैकिंग फोर्स फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए देयर हैज टू बी अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इन सब तमाम फोर्सेस में, चाहे आपका भाई साहब हो न्यूक्लियर फोर्स, चाहे भाई साहब हो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे भाई साहब हो आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे तमाम फोर्सेस में बॉडीज का कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बॉडीज का कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है। द बॉडीज आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर, हेंस द इनवर्स स्क्वायर लॉ हियर इज एप्लीकेबल, ठीक है। न्यूटन ने बहुत 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 ज़्यादा दिमाग लगाकर इसको पैदा किया है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप पढ़ोगे केपलर्स लॉ में, ठीक है, केपलर्स लॉ क्या बोलता है? 11 घंटे। केपलर्स लॉ क्या बोलता है? हाँ, कोई भी चीज़ को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं, हम सुन रहे हैं भाई साहब। लटाई देखा है? लटाई पतंग उड़ाते हुए लपेटते हैं ना हम उसको। तेरी बातों को भी भाई लपेट रहा हूँ। 11 घंटे कोई भी चीज़ को, अर्थ, एटमॉस्फेयर, कुछ है ही नहीं इसका लया देना। केपलर्स लॉ स्टेट्स दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है किसी बॉडी का, हेवनली बॉडी का अराउंड सन, और ये हो गया आपका एवरेज रेडियस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसी से न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ निकाला है। तो न्यूटन ने पहले ग्रेविटेशन में यहाँ पे इससे निकाला हुआ है, ठीक है। हालांकि वो बोलते कि नहीं मैं ऐसे नहीं गया, मैं ऐसे गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे केपलर ने इस पे पहले काम किया था। ये केपलर प्रूव नहीं कर पाए कि कैसे टी स्क्वायर और आर क्यूब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। बट न्यूटन यूज दिस इन ऑर्डर टू डिराइव ग्रेविटेशन। और एक बार ग्रेविटेशन को पकड़ लिया, जो आपका भाई साहब एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में फंडामेंटली फोर्स जो होगा वो आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। तुमको ये आना चाहिए केपलर्स लॉ से कैसे ग्रेविटेशन का लॉ डिराइव होता है। 11 घंटे। वे म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है भाई साहब? म्यू आर, ये हम पढ़ चुके हैं। दिस इज म्यू दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मतलब मीडियम परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है। तो म्यू को आप म्यू नॉट आर इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, फॉर अ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अरे ऑप्शन देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। 11 घंटे। साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ बोलने के लिए 11 घंटे की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, फॉर अ सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय, तन्वी, सर्कुलर कॉइल चला जल्दी से फटाफट। NIA, ठीक है, NIA, ठीक है। NIA तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब? ऑल ऑफ देम। बस ऑल ऑफ देम कैसे होगा? NIA, ए, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक लेंथ। आई श्लोका, श्लोका, अरे ओ श्लोका,
कौन सा हो जाएगा 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब होता है एक्चुअल जो एंड पॉइंट्स होते हैं, और मैग्नेट जो होता है थोड़ा सा अंदर होता है, ठीक है। सो दैट विल बी 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड गॉसेस लॉ, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मोनोपोल प्लेस्ड इन इट, ठीक है। तो किसी मोनोपोल को अगर आपने यहां पे रखा तो कैसा होगा, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड? एक मैग्नेट के आजू बाजू जहां तक उस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्शन या रिपल्शन को आप फील कर सकते हैं, दैट विल बी बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इट्स अ रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी अदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इस फील्ड में अगर आप किसी दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो वो या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स को फील कर पाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई साहब हमने इस टेबल पे एक मैग्नेट रखा है और वाशी में बैठा हुआ कोई मैग्नेट उसको फील कर पाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? ओके, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1997 में, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1997 में, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल है, ठीक है। इसको आपने दो में स्प्लिट कर दिया था और इन दो को स्प्लिट करके बहुत माइल्स अवे रखा गया था, ठीक है। फोटोन को स्प्लिट करके दे वर केप्ट माइल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इसमें जब हमने देखा कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की रेडिएशन से, तो वही सेम चेंजेस इसमें भी आ रहे थे, ठीक है। ये बड़ा भाई साहब भयंकर, तो सब साइंटिस्ट भाई साहब परेशान, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल पे हो रहा है या भाई साहब बायोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। दीज आर नॉट लिविंग क्रीचर्स, राइट। तो देखा गया कि एक फोटोन को अगर हम स्प्लिट करें, ठीक है, एक पार्टिकल को इधर रखा, एक पार्टिकल लेट्स से माइल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, लेकिन इसमें हम रेडिएशन से जो इम्पैक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं या जो इफेक्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी लगभग वही सेम इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो मतलब इसको कैसे, तो आइंस्टाइन ने इस तरीके के इफेक्ट को बोला भाई साहब स्पूकी इफेक्ट, ठीक है। ये भाई साहब अलग ही इफेक्ट है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिर्फ एनर्जी के डायमेंशन पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब हर चीज़ जो सिमिलर है एक सिमिलर एनर्जी के डायमेंशन पे है, ठीक है। आप भाई साहब कोई भी चेंज उसमें लाने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये डिस्टर्ब होगी, वो वाली जितनी भी सेम एनर्जी की चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभी भूकंप आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए तो जिन बिल्डिंग्स की नींव बहुत कमज़ोर होगी वो गिरेंगी पहले, क्यों? क्योंकि वो सेम एनर्जी लेवल पे हैं। अभी इस एनर्जी लेवल का मतलब समझो, एनर्जी लेवल मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी है, उस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी कम है, वो सेम एनर्जी लेवल पे है, तो दोज बिल्डिंग्स विच विल नॉट हैव रेजिस्टेंस दे विल फॉल, ठीक है, उनमें भाई साहब वो चीज़ होगा। तो इसी तरह से हम एनर्जी से हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या? इट्स अ रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी अदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है, कोई भी दूसरा मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? इट इज द क्वांटिटी टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक इंडक्शन से मेजर करते हैं, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट in terms of magnetic flux, ठीक है, magnetic induction due to single pole at any point। तो force acting on the poles of a magnet in uniform magnetic field। तो आप समझो भाई साहब यहाँ पे force है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कोई वेरिएबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, फॉर नॉर्थ पोल फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल इज डायरेक्टेड अलोंग द फील्ड। तो हमेशा याद रखो कि नॉर्थ पोल पे इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और साउथ पोल पे किस तरीके का फोर्स लगेगा भाई साहब? साउथ पोल पे, ठीक है। सो फॉर नॉर्थ पोल, साउथ पोल में क्या लग जाएगा भाई साहब? ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द फील्ड, ठीक है। तो फोर्स जो साउथ पोल पे लगेगा दैट विल बी डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज नोन एज बी। इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल। ये हमेशा साउथ पोल, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बी, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है। ओके, द मैग्नेटिक इंडक्शन
of an external field at any point on the magnetic field is defined as the force experienced by a unit positive north pole kept at that point. तो आपका B इज इक्वल टू F अपॉन M हो जाएगा, ठीक है। सो यूनिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर मीटर, ठीक है। द मैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। बट यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल, ठीक है, केप्ट एट दैट पॉइंट, तो ये आपका फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कितने लाइंस ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया से गुजर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया, उसमें से कितने लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इंडक्शन जो भी है passing normally through a unit area around the point is called the magnetic flux, इसको हम बोलेंगे भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसका हम ये जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, टेस्ला या भाई साहब वेबर पर मीटर स्क्वायर, बोथ आर द सेम। 1 टेस्ला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, 10 to the power of 4 गॉस होता है, ठीक है, 10 to the power of 4 गॉस होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, तो ऑब्वियसली भाई साहब A⁻⁻1 M1 T⁻², ठीक है। Strength of magnetic field, that is magnetic induction due to a single pole. The magnetic induction at any point due to a single pole M is given by, ठीक है, B is equal to mu naught by 4 pi, ये हो गया आपका pole strength M by R square, where M is the pole strength, R is the distance of a point from a pole। तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल है, ठीक है, और इसके वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R, ठीक है। तो एक पोल की वजह से एक पॉइंट R डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो भी आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा अपॉन R का स्क्वायर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अपॉन R का स्क्वायर। आर वी क्लियर क्लियर क्लियर? To find the direction of B at any point, we have to place a unit north pole at that point। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल को आप यहाँ पे अगर रखोगे तो कितना फेस करेगा ये, दिस विल बी M का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। सो B नॉर्थ अगर हम देख रहे हैं, फॉर नॉर्थ पोल इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, समझ लो आपने यूनिट कोई पोल रखा तो आपके नॉर्थ पोल से ये नॉर्थ पोल डायरेक्शन अवे होगा और साउथ पोल की तरफ होगा, है ना, ठीक है। So for north pole it is always directed away from the north pole, and for the south pole it is directed towards the south pole, it is always directed towards the south pole। तो कोई भी मैग्नेट के पोल से अगर आपने किसी डिस्टेंस R पे कोई मैग्नेट को रखा होगा तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R का स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R का स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जाइए 11 घंटे की तैयारी कीजिए। अभी यूसुफ